हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत लंबे 8 दिन 9 दिन के एक जबरदस्त ब्रेक के बाद फाइनली मैं आया आपके पास। लेट हुआ, क्लासें आपकी डिस्टर्ब हुई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने की वजह से बिजी हो गया, इसलिए ये टाइम ज़्यादा लग गया मुझे रिटर्न आने में और माइंडली फ्रेश होने में। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से हम कंटिन्यूटी बनाते हैं। आज से हम कंटिन्यू होंगे और आइए आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, एक्सरसाइज हो रहा था, चैप्टर फिनिश हो गए थे, एक्सरसाइज ही था, एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स बचे हुए थे, हम उसकी चर्चा आज से करते हैं, ठीक है ना? आइए देखते हैं। हमने कल मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और साथ में प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए और आपको यह भी बताना है कि वो कौन सी अभिक्रिया है। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको नाम भी बताना है और साथ में ये भी बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। आइए देखते हैं। लिखा है, पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। ठीक, ये क्या है? कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को के पोटेशियम और Br ब्रोमाइड कहते हैं, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी का एडिशन पार्ट क्या है? बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम Ba, बेरियम आयोडाइड मतलब I2। ये था आपका अभिकारक पोर्शन। उत्पाद देखिए क्या कह रहा है। उत्पाद कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki। अब उसके बाद में कह रहा है Ki2 कर देते हैं, Ki2 हो गया पोटेशियम आयोडाइड। फिर कह रहा है बेरियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम और ब्रोमाइड। ये है आपका क्वेश्चन। इसको कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चेक कर लीजिए क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये समीकरण जो है वो संतुलित है। दूसरी चीज, इसको ये भी करना है कि इसके नाम भी बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, कैसी अभिक्रिया है यह आपको बताना है। आइए देखते हैं। Ki, ठीक है ना? हाँ, I2 है। यहां सबसे ज्यादा तत्व होता है उसी को पहले हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा इसमें क्या है? सबसे ज्यादा इसमें है I। अब इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसको 2I लिख देते हैं। K भी 2 हो गया, इसको भी 2 लिख देते हैं। तो दोनों तरीके से, मतलब मैं देखता हूं K यहां 2 हो गया, K यहां 2 हो गया, लेकिन Br 1 है अकेला यहां, और यहां Br 2 है। सही है। तो ये कैसे बैलेंस होगा? अगर हम इसको 2Kr और BaI2, 2Kr पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम जानते हैं ना आप, इसको हम K पोटेशियम, Br ब्रोमाइड, Ba बेरियम, I2 आयोडाइड, Ki पोटेशियम आयोडाइड हो गया। उसके बाद में आपका BaBr है, BaBr को हम बेरियम ब्रोमाइड कहते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे बैलेंस होगा। इसको हम कैसे बैलेंस करें? पोटेशियम ब्रोमाइड, अब सही है, पोटेशियम ब्रोमाइड देख लेते हैं इसको। के भी 2K इधर भी, 2K मान लीजिए इधर भी, I2 भी हो गया, Br 2 से मल्टीप्लाई है तो 2Br2 और Ba Ba2। अब बैलेंस है। ध्यान से देखिए, पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड था, यहां पोटेशियम के साथ आयोडाइड आया, यहां बेरियम के साथ आयोडाइड था, यहां बेरियम के साथ ब्रोमाइड आ गया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? अब हम आपसे बी पार्ट की बात करेंगे। समझ में आया? क्योंकि आपस में इन्होंने क्या किया? यौगिकों को बदल दिया। इनके जो मिक्सचर्स थे उन यौगिक को इन्होंने क्या किया? चेंज कर लिया, आगे पीछे कर लिया। अब बी ऑप्शन देखिए क्या है, बी क्वेश्चन देखिए क्या है। बी क्वेश्चन है आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक
जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 लिख सकते हैं, जिंक कार्बोनेट हो गया। प्लस क्या कह रहा है, नहीं प्लस नहीं, ये अभिकारक है, उत्पाद में लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO। फिर क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ZnO को जिंक ऑक्साइड कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, और CO3 कार्बोनेट होता है, तो ZnCO3 मतलब एक सिंगल तत्व था यहां। लेकिन यहां देखिए क्या हुआ, ये दो पार्ट में, जिंक ऑक्साइड में एक टूट गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसका मतलब अगर आपको देखे तो आप देख रहे हैं एक तत्व दो डिफरेंट तत्वों में, मतलब संयोजन हो रहा है या वियोजन। ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसमें तत्व क्या हो गया, वियोजित हो गया। इसमें तत्व क्या हो गया, वियोजित हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन सी देखिए, पार्ट सी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप H2 कहते हैं। प्लस क्या कह रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl2। फिर देखिए क्या है, Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या, HCl। अब देखिए क्या ये तत्व, पहले तो ये चेक करिए कि बैलेंस है, यहां बैलेंस था, देख लीजिए, हाँ इसको मैं बैलेंस करना नहीं देखा, चेक किया, Zn देखिए बैलेंस एक्चुअली, Zn अकेला है, Zn एक तत्व है, C अकेला है, C यहां भी अकेला है, O3 है तो O3 का मतलब O1 और O2, O3 हो गया। LHS और RHS के तत्व क्या हो जाने चाहिए, होने चाहिए, तत्वों की संख्या क्या हो जानी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो है बराबर। यहां चेक कर लीजिए है कि नहीं, H2 है, Cl2 है, लेकिन यहाँ HCl है अकेला, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, संतुलित हो गया, जैसा कि आपके क्वेश्चन ने पूछा था। अच्छा देखिए यहाँ हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों तत्व मिलकर के उत्पाद, एकल उत्पाद उत्पन्न करते हैं। जो उत्पाद इन्होंने बनाया वो एकल बनाया, एक बनाया, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया आप कहने वाले हैं, इसको आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया कहेंगे आप, संयोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें तत्व क्या हो गए, संयोजित हो गए हैं। समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे आपसे चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट है आपका डी, डी यहां बात करते हैं। डी है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब Mg, Mg है ये, Mg। फिर देखिए क्या है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या, HCl। ये अभिकारक था। उत्पाद देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कहेंगे। क्या है फार्मूला, MgCl2 हो गया। प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब H2। पहले चेक करिए कि यह संतुलित है या नहीं, संतुलित हो जाए या नहीं हो उसके बाद तो हम बात करें। Mg एक तत्व है, Mg एक तत्व है, Cl यहां एक है, यहां दो है, यहां हाइड्रोजन एक है, यहां हाइड्रोजन दो है। इसका मतलब हमको क्या कर देना चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 यहां आ गया, Cl2 यहां आ गया। मतलब अब क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगर ये संतुलित हो गया तो इसमें किस प्रकार का चीज हो रहा है, देखिए Mg, ध्यान से देखिए, Mg मैग्नीशियम अकेला है, ये MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना दे रहा है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसमें विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है या कोई डाउट आपको, कोई डाउट किसी को, बोलिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। मतलब कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का क्या लिख दीजिए आप, डेफिनेशन लिख दीजिए, और कह रहा है उदाहरण भी दीजिए। अच्छा इसका एक उदाहरण भी लिखना है। अच्छा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं,
सॉरी ऊष्माक्षेपी, हाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से जब उत्पाद बने, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण लेना है तो एक प्राकृतिक गैस का उदाहरण ले लीजिए कि प्राकृतिक गैस का दहन किया जाए। अब प्राकृतिक गैस का दहन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गैस CH4 है, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जा रहा है। जब इसका दहन किया जा रहा है तो आपको मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे, साथ में ऊष्मा भी मिलेगा, साथ में ऊष्मा भी मिलेगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पार्ट देखिए इसका कह रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनाते समय, ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद बनाते समय या अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के साथ उत्पाद तब बने जब वो ऊष्मा का अवशोषण करें, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण करें, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण लेना है। मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, या सिल्वर क्लोराइड ले लें, चलिए ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ले लें हम। सिल्वर नाइट्रेट लेकर के या सिल्वर क्लोराइड कोई भी ले लें, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट लेकर के हम उसका अभिक्रिया कराते हैं, और वो अभिक्रिया तब पॉसिबल होगा जब हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रियाएं तब पॉसिबल होंगी जब हम उसमें मतलब क्या कर देंगे, जब हम दहन करेंगे उनका। तो दहन करने के पश्चात वो क्या कर दें, बोलिए जल्दी। जब हम दहन करें या मतलब उसको ऊष्मा दें तो ऊष्मा को अवशोषण करें, जैसे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में हम अभिक्रिया ये कर दें। जैसे देख लीजिए, हम चलिए AgCl ले लेते हैं, AgCl ले लें। अब इसको हम सूर्य का प्रकाश दे दें, इसके जो ऐसी अभिक्रिया होती है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको कि कैसी अभिक्रिया है, मतलब क्या दिया आपने, सूर्य का प्रकाश दिया, या आपने ऊष्मा दिया है, या आपने विद्युत दिया है, ये चीजें आपको यहां लिखनी पड़ेंगी। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड ले, चलिए सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। तो ये क्या बनाएगा, Ag बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा। अब अभिक्रिया बैलेंस नहीं, संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl अकेला है। एक काम करते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो गया। Ag2 हो गया, Ag को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2AgCl2 हो गया। बात समझ में आया? इस तरीके की अभिक्रिया को, अब देखिए ये अभिक्रिया जब ये क्या बनाया, जब इसका वियोजन हुआ तो वियोजन के पश्चात पहले सूर्य का प्रकाश इसको दिया गया, मतलब इसको ऊष्मा दी गई, और जब ऊष्मा दी गई तब इसने अभिक्रिया किया है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना। आइए अगला, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, 9 का एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मतलब जो श्वसन है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब सभी जीव, जितने भी जीव हैं, जब ये ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप श्वसन लेते हैं तो श्वसन, सांस लेते समय आप ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। और जब ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो ये जो विशेष प्रकार का दहन होता है, ये दहन तो हुआ, क्योंकि ऊष्मा जब निकला तो दहन हुआ। किसी चीज को आप जब जलाते हैं, जिसको जलाते समय अगर ऊष्मा निकलता है तो उसको आप कहते हैं दहन होता है। मतलब जब आप सांस लेते हैं तो आप जब ऊष्मा, ऊर्जा निकालते हैं तो ऊर्जा का इसको एक दहन होता है। जो एक प्रकार का ये दहन है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा उत्सर्जन होने की वजह से इसको हम, श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब वर्णन करना है तो वर्णन कैसे करेंगे, जैसे अब इसके वर्णन के लिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। C6H12O6। अब यह अभिक्रिया कर रहा है, हाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा।
ऑक्सीजन के साथ ये अपक्रिया कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये कार्बन, जो आप सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। इसको हम साथ में बैलेंस करते चल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर ये मान लीजिए, ऐसे समझिए, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा, साथ में ये पानी के भी रूप में निकलेगा। अगर आप देखें, और ऊष्मा तो या ऊर्जा तो निकला ही है, तो प्लस ऊर्जा भी निकलेगा। बात समझ आए? तो इसको अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को, इसीलिए हम श्वसन जो होता है उस श्वसन को हम क्या कहते हैं कि कौन सी अपक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसका वर्णन करना था और इसका ये एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? ध्यान से देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अच्छा, संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है? संयोजन अभिक्रिया क्या होता, क्या कह रहा है, वियोजन को, हाँ, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन इसलिए होता है क्योंकि इसमें तत्व टूट जाते हैं, इसमें एकल तत्व डिफरेंट डिफरेंट तत्वों में टूट जाते हैं, तो इसीलिए हम किसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन। और वियोजन में क्या होता है, दो तत्व क्या हो जाते हैं, संयोजन में क्या होता है, दो तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब एकल तत्व बना देते हैं, इसीलिए हम उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका ए पार्ट है। पहला मान लीजिए संयोजन अभिक्रिया, पहला क्या मान लीजिए, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं हम आपको, एक रिएक्शन के थ्रू, कि मतलब रिएक्शन कैसे होता है। जैसे संयोजन, संयोजन होने का मतलब दो तत्व हो, अभिकारक में दो तत्व हो, उत्पाद में एकल तत्व मिल जाए। जैसे कार्बन ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन के साथ यूज किया गया, जब इसको अभिक्रिया कराया गया तो क्या मिल गया, CO2। ये क्या हो गया, संयोजित, दो डिफरेंट तत्व एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया है। अब दूसरा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, अभी आपने वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण पीछे पढ़ा था, वही ले लीजिए आप, AgCl, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए। अब सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, अभिक्रिया कर दीजिए। अब क्या करेंगे, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपने इससे पहले ये पढ़ा था, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, बी पार्ट इसका है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। इन दोनों में अभिक्रिया, इन दोनों में विपरीत है, दिखाई दे रहा है ना। यहां देखिए दो तत्व थे, एक तत्व बन गया, यहां एक तत्व था, दो तत्व बन गया, टूट गया। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की, 13 नहीं 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया आपको बतानी है कि एक में ऊष्मा दी जाए, दूसरे में एक में ऊष्मा दी जाए, दूसरे में प्रकाश दिया जाए और तीसरे में विद्युत दिया जाए। मतलब एक में जब ऊष्मा दिया जाए तब अभिक्रिया हो, दूसरे में जब विद्युत दिया जाए तब अभिक्रिया हो, तीसरे में जब प्रकाश दिया जाए तब अभिक्रिया हो। ऐसी अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि यह कैसे होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए देखते हैं। चलिए पहले हम ऊष्मा द्वारा अभिक्रिया देखेंगे, ऊष्मा द्वारा अभिक्रिया। अब ऊष्मा द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्मा द्वारा जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, अब ऊष्मा द्वारा अभिक्रिया जो हो रही है मतलब उसमें ऊष्मा दिया जाएगा तब ये अभिक्रिया होगी। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम। अब CuC3 को, अब एक चीज देखिए, अभी हमने बताया था कि जो भी आप देंगे उसको वो ऊपर लिखेंगे। जैसे ऊष्मा आप दे रहे हैं, पहले ऊष्मा द्वारा अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया पहले आप यहां लिखेंगे कि ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे दिया आपने। अब ये क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। अब बचा क्या, वो टूट जाएगा, मतलब CO2 क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। मतलब यहां भी वियोजन हुआ, लेकिन किसके थ्रू, ऊष्मा के थ्रू। मतलब इस
CaCO3 को जब उष्मा दिया गया, उष्मा के बाद में CaO प्लस CO2 में विघटित हो गया, मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया। आइए प्रकाश द्वारा, इसके 3 पार्ट है ना, पहला दूसरा पार्ट देखिए, प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश द्वारा वियोजन, प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया, अब चलिए अच्छा वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाश द्वारा अभिक्रिया होगा तो कैसा अभिक्रिया होगा, मतलब उसको प्रकाश दिया जाए। अभी आपने इसके लिए पढ़ा था एग्जांपल, AgCl ले लीजिए, इसका 2AgCl कर दीजिए, फिर 2Ag कर दीजिए प्लस Cl2 कर दीजिए। ये देखिए प्रकाश, हाँ यहां लिखा नहीं मैंने, यहां आपको लिखना चाहिए था सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जब आपने प्रकाश दिया तब यहां वियोजन हुआ। इसका थर्ड पार्ट भी है, विद्युत द्वारा अभिक्रिया, मतलब उसको विद्युत जब देंगे तो विद्युत द्वारा अभिक्रिया हो जाए, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब विद्युत द्वारा अभिक्रिया कैसे होगा, आइए देखते हैं। जैसे पानी है, H2O ले लीजिए, उसको विद्युत दे दीजिए, विद्युत। अब जब आप इसको विद्युत देंगे तो ये क्या करेगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अभी देखिए यहां H2O2 बैलेंस है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्वारा अभिक्रिया हो गया। अब हम अगले लेक्चर की बात, सॉरी अगले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि 8 दिन ब्रेक होगा, थोड़ी सी मतलब माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब था, इस वजह से क्लासें ब्रेक थी 8 दिन के लिए, ठीक है ना। कंटिन्यूटी बनाइए। थैंक्स ऑफ